हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो है प्लेन्स ऑफ इंडिया को हिंदी में बोलते हैं भारत के मैदानी भाग। ठीक है। अगर हम बात करें तो ये दो हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है। जैसे ऑलरेडी हम प्रीवियस वीडियो में जो है माउंटेन्स ऑफ इंडिया पूरा हमने डिस्कस किया। उसके बाद पासेस इन इंडिया, ठीक है, पूरा अच्छे से हम लोगों ने देखा। आइसलैंड भी देख लिया। तो आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है। ये आने वाले सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिल्कुल जो है इसको वीडियो को लास्ट तक देखो। ठीक है। तो हमने देखा कि प्लेन्स ऑफ इंडिया को दो वर्गों में विभाजित किया। पहला देखो सेंट्रल प्लेन्स और दूसरा जो कोस्टल प्लेन्स। ठीक है। तो क्या होता है कि भारत की कुछ मध्यवर्ती भागों में भी, ठीक है, भारत के मध्यवर्ती भागों में भी कुछ प्लेन्स हैं। ठीक है। तो उसको हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो कोस्टल लाइंस हैं, ठीक है, जो तटीय क्षेत्र हैं, जैसे ईस्टर्न घाट हुआ, ठीक है, तट वाले इलाके हैं, तो वहां पे हम देखेंगे कि किस तरह से जो है कुछ प्लेन्स हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम बात करें सेंट्रल प्लेन्स जिसे मध्यवर्ती मैदान बोलते हो, तो इसकी जो बनावट है, फॉर्मेशन है, वो नदियों के अवसाद की वजह से हुआ है। कि नदी ने जो भी मलबा इकट्ठा करके ले गया और गिराया वहां पे, तो जो गाद बना, उस भर भर के जो सेडिमेंट इकट्ठा हुआ, उसके वजह से जो है जो प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, वो सेंट्रल प्लेन्स मध्यवर्ती इलाकों में है। और वेव इरोजन के थ्रू जो है कोस्टल प्लेन्स का जो है ये बना, कोस्टल प्लेन्स बने, तटीय मैदान बने। ठीक है। यहाँ पे फिगर से देख सकते हो, हमने दिखाया है ये फिगर। ये माउंटेन्स है, यहाँ पे ग्लेशियर है। ग्लेशियर से जो है ये पिघल रहा है, ये पानी आ रहा है, तो उसके साथ ही साथ जो है जैसे आ रहे, तो ये चट्टाने भी टूट टूट कर जो है इसके साथ ही जमीन पानी बहा के लेके आ रहा है, यानी कि यही अवसाद है, इसको गाद भी कहते हो। तो वो यहाँ पे आकर के जमा हो जाती हैं। तो इस वाले क्षेत्र को भाबर रीजन या भाबर क्षेत्र कहते हैं। फिर कुछ दूर तक ये चलती हैं, तो इस वाले क्षेत्र को तराई क्षेत्र कहते हैं। अभी हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबके अलग अलग जो है तरीके हैं पहचानने के। फिर उसके बाद भांगर क्षेत्र या भांगर रीजन कहते हैं। फिर खादर क्षेत्र या खादर रीजन, फिर डेल्टा, और फिर जो है एंड में मुहाने में जो है गिर करके नदियां समाप्त हो जाती हैं, चाहे अरेबियन से में हो गिरे, चाहे जो है बे ऑफ बंगाल में गिरे। तो सबसे पहले देखो, जब ये मलबा जो है, पानी जो है मलबे को बहा करके लेके आती है, तो भाबर रीजन का निर्माण होता है। तो भाबर रीजन क्या है कि जहां पे नदी जमीन वाले हिस्से में प्रवेश करती है। ठीक है। देखो, ये जमीन वाला हिस्सा है, ये जो ऐसे ऐसे करके है ना, ये जमीनी हिस्सा है। तो अब ये पानी जमीन वाले हिस्से में प्रवेश की। ठीक है। रिवर एंटर्ड लैंड, यानी नदी स्थल में प्रवेश करती है। ये नदी है, अब जमीन वाले हिस्से में पहुंची। तो यहाँ पे जो ये बनता है भाबर रीजन, मोस्टली जो है ये जो चट्टानें यहाँ से टूट टूट के गिर रही हैं, इसके वजह से बन रहा है। यानी कि जो अवसाद हैं, इनके वजह से ये टूट टूट के गिर रहा है। ठीक है। यहाँ पे इस वाले हिस्से में छोटी नदियां गायब हो जाती हैं, ये भी याद रखना। और जब छोटी नदियां गायब हो जाएंगी तो चट्टानों का जमाव हो जाएगा, रॉक डिपोजिशन हो जाएगा, और ये क्षेत्र जो होता है खेती करने के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये भी याद रखना कि किन किन चीज़ों की वजह से इसको भाबर रीजन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे देखो, डायरेक्ट जो है पहले बता दे कि वो एरिया जहाँ पर सीधे पानी, नदी का पानी जो है जमीन वाले हिस्से में एंट्री कर रही है। ठीक है। यहाँ पे पत्थर गिर रहे हैं, सोचो इसके साथ ही बहा बहा के पत्थर लेके आए, तो वहां पे कंकड़ पत्थर रहेंगे तो खेती कहाँ से होगी। तो इस वाले एरिया में कृषि कार्य नहीं होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आते हैं तराई क्षेत्र। तो वाटर स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब देखो, तराई क्षेत्र ये है यहाँ पे। तो कह रहे यहाँ पे जो पानी है ना, वो लंबे समय तक, यानी कि जब भाबर से पानी
हो करके तराई क्षेत्र में आता है तो थोड़े लंबे समय तक जो है पानी टिका रहता है, और इसके वजह से वहां पे मच्छर ज्यादा होते हैं। ठीक है, और ऐसे जगहों पर, ऐसे क्षेत्र में नमी होने की वजह से जो है चावल और गन्ने की ज्यादा पैदावार होती है। ठीक है, ये भी याद रखना। और जो लैंड होता है, जमीन होता है, वहां पे मार्शी लैंड होता है, जमीनी एरिया होता है, और वहां पे बीमारी भी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब मार्शी एरिया, दलदली होगी, नमी युक्त तो जहाँ भूमि होगी, तो जहाँ पे नमी होगी वहां पे बीमारी बढ़ने के चांसेस ज्यादा हैं। उसके आगे भांगर रीजन जिसको बोलते हो, तो ओल्ड सॉइल उसको बोलते हो, ओल्ड सॉइल पाई जाती है वहां पे, छोटे छोटे कंगर्स पाए जाते हैं, फर्टिलिटी जो है कम होती है, और ये थोड़े ऊंचे स्थान पर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है खादर रीजन। इसमें नई मिट्टी पाई जाती है, और फर्टिलिटी जो है, उत्पादन क्षमता बहुत ही ज्यादा होती है। अब देखो डेल्टा की बात करते हैं। रिवर से जो है सेडिमेंट डिपोजिशन होता है। जो डेल्टा होता है वो क्या होता है? तो रिवर सेडिमेंट डिपोजिशन, तो जो वो पानी, नदी का पानी जो है सेडिमेंट को बहा के ले गई है इकट्ठा, अगर छोड़ दी फिर आगे पानी निकल जा रहा है, तो ये वाला ऊंचा जो उठा हुआ जो हिस्सा है उसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हम अलग अलग प्लेन्स के बारे में समझते हैं। प्लेन्स अगर हम राजस्थान में देखें तो राजस्थान मध्यवर्ती इलाकों में पड़ता है, तो इसको देखते हैं कि प्लेन्स ऑफ राजस्थान क्या है। तो अगर हम बात करें इसकी, तो नॉर्थ साइड में पंजाब और हरियाणा है, साउथ में ग्रेट जो है, सॉरी ग्रेट गुजरात आ जाता है। ठीक है, और ईस्ट वाले हिस्से में मध्य प्रदेश और यूपी आ जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये इसका डिवीजन है। तो राजस्थान डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, एक ईस्टर्न राजस्थान, दूसरा वेस्टर्न राजस्थान। ठीक है, तो जो ईस्टर्न राजस्थान है वहां की हम बात करें तो वहां पे बारिश जो है ज्यादा होता है, लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेमी एरियाइड रीजन, अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, फर्टाइल लैंड होता है, और इस लैंड को रोही रोही लैंड कहते हैं। अनाज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? बाजरा और सरसों के लिए, अनाज की खेती के लिए फर्टाइल लैंड है वो रोही लैंड। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्ट राजस्थान की, तो वहां पे 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, मरुस्थलीय क्षेत्र कहा जाता है, एरियाइड रीजन, टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होता है, और जहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां पे फर्टिलिटी रेट कम होगी। अगर हम बात करें तो वहां पे मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। प्लेन्स ऑफ इंडस रिवर्स की हम बात करते हैं, सिंधु नदी घाटी के मैदानी भाग को, तो लगभग अधिकतर जो नदियां हैं भारत की, वो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर के जो है, ये कह रहा है कि मेजर रिवर ऑफ इंडिया जो है इसी के थ्रू जो है बहती हैं। अगर हम बात करें इंडस की ट्रिब्यूटरी, तो सहायक नदियां, तो क्या करती हैं? वो दोआब बनाती हैं, फॉर्म्स दोआब। ठीक है, दोआब क्या होता है? दो नदियों के बीच का भाग। ठीक है, दोआब क्या कहलाता है? दो नदियों के बीच का भाग। तो सोचो कि इधर भी नदी है, इधर भी नदी है, तो इधर से भी पानी लेके आया तो ये जमाव इकट्ठा कर दिया, इधर से भी लेके आया जमाव इकट्ठा कर दिया, तो जिससे ये वाला हिस्सा जो है फर्टाइल हो जाता है। तो बिटवीन टू रिवर्स होता है और बहुत ज्यादा जो है उपजाऊ होता है, ये भी याद रखना। तो नदियों के बीच दोआब कौन कौन से हैं? तो ये भी याद रखना, इंडस रिवर और झेलम नदी के बीच का जो हिस्सा है उसको सिंध सागर दोआब कहते हैं। झेलम रिवर और चेनाब के बीच का, जिसको चाल दोआब कहते हैं। चेनाब रिवर और रवि रिवर के बीच में जो है, इसको बोलते हैं रचना दोआब। रवि और ब्यास के बीच बारी दोआब, और ब्यास और सतलज के बीच बीस दोआब। ठीक है, तो ये कुछ दोआब हैं, याद रखना। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो ग्रीन हरित क्रांति, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, सबसे पहले 1996 से 1997 में अप्लाइड हुआ, और ग्रीन रिवॉल्यूशन का जो वर्ड है विलियम गॉट ने दिया था, और इसके इंडियन फादर ऑफ रिवॉल्यूशन की बात करें स्वामी नाथन है। ठीक है, ये भी याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें
तो प्लेन्स ऑफ गंगाज रिवर, ठीक है, गंगा नदियों का जो प्लेन्स है वो कौन कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि 26% एरिया इंडिया का है, जो भारत के, गंगा नदी भारत के 26% एरिया में बहती है और फर्टिलिटी बहुत हाई होता है। इसको 3 हिस्से में डिवाइड करते हैं, अपर गंगा प्लेन्स, मिडिल गंगा प्लेन्स और लोअर गंगा प्लेन्स। लोअर गंगा प्लेन्स में कोसी नदी और महानंदा नदी आ जाएंगी, ठीक है। अगर हम बात करें अपर गंगा में तो रुहेलखंड प्लेन्स, जहाँ से रामगंगा गोमती नदी, अवध प्लेन्स गोमती और जो है घाघरा नदी आ जाएंगी, ठीक है। मिडिल प्लेन्स में जो है गंगा प्लेन्स में ईस्टर्न यूपी प्लेन्स आ जाएगा, घाघरा और गंडक नदी। और बिहार प्लेन्स में जो है सारण प्लेन्स और मिथिला प्लेन्स आ जाएगा। जो सारण प्लेन्स गंडक, जैसे ओल्ड गंडक नदी के बीच ये है, गंडक और कोसी नदी के बीच जो है मिथिला प्लेन्स आती है, ठीक है। लोअर गंगा प्लेन्स जो है में ज़्यादा बाढ़ की समस्या होती है। कोस्टल प्लेन्स की बात करते हैं, तटीय मैदान की, तो ये फॉर्मेशन जो है हमने पहले बता दिया कि ओशनिक वेव की इरोजन की वजह से हुआ था। और तटीय जो इलाके हैं वो कौन कौन से हैं, तो हमने बताया कि इधर वाले हिस्से को वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, इधर वाले को ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कहते हैं, या वेस्टर्न घाट बोलते हो, ईस्टर्न घाट बोलते हो, इसको सह्याद्री भी बोलते हो। लंबाई 1400 से लेके 1600 किलोमीटर है। अगर इसकी बात करें चौड़ाई की तो 80 से लेके 100 किलोमीटर है। तो ईस्टर्न की बात करते हैं तो इसकी लंबाई जो है 120 से लेके 1400 किलोमीटर है। और अगर चौड़ाई की बात करें 100 से लेकर के 120 किलोमीटर है, ठीक है। अब देखो इसके कौन कौन से हिस्से हैं, तो इसके 3 इधर हैं। एक कोंकण प्लेन्स होता है जो गुजरात और गोवा वाला हिस्सा है, जो है उसके बाद कन्नड़ कोस्टल प्लेन से गोवा और मेघालय जो है मैंगलोर का, मालाबार कोस्टल प्लेन जो है मैंगलोर और कन्याकुमारी तक का, ठीक है। इधर की हम बात करें तो यहाँ पे सरकार, जिसे उत्कल तट के नाम से जानते हैं, उड़ीसा और जो है आंध्र प्रदेश, फिर कोरोमंडल तट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच है। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने जो है प्लेन्स के बारे में देखा। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आया होगा आपको। अब नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसके नदी तंत्र को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।